तो स्वागत है आपका इट्स रिवीजन टाइम में। और आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी गई एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे, जो है वन दरोगा मुख्य परीक्षा। और यह परीक्षा पिट 2021 पे आधारित वैकेंसी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने साइंस, मैथ इन सब विषयों में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन्होंने जिसने साइंस मैथ विषयों में ग्रेजुएशन किया है। आगे हम इसकी पूर्ण योग्यता देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि योग्यता के बारे में एक विस्तार से दिया हुआ है इस पूरे पीडीएफ में। वो हम देखेंगे कि क्या क्या योग्यता है इस फॉर्म के लिए। तो लेकिन जो मुख्यतः जो साइंस विषय के विद्यार्थी हैं और जिनकी हाइट बालकों में 163 के ऊपर और जिनकी महिला जिनकी 150 के ऊपर है, वही इस फॉर्म को भर सकते। तो इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए या शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि की बात की जाए, जब से इसका आवेदन शुरू होगा वो 17 अक्टूबर से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो अंतिम डेट है, जो लास्ट डेट है इसके आवेदन करने की, वो 6 नवंबर है। और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है और आप उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए 13 नवंबर तक की डेट दी गई है। तो आप इन सारी डेट्स को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। और जो समय आपको दिया गया है 20-21 दिन का, उसी समय सीमा के तहत अपने फॉर्म को फिल करिए। कोशिश करिए कि अच्छे से फॉर्म भरिए, कोई गलती ना हो। कोई भी संशोधन करने के लिए आपको 13 तारीख का इंतज़ार न करना पड़े, ठीक है। इसमें एक विशेष कथन यह बताया गया है कि अंतिम डेट इस आवेदन की 6/11/2022 है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इसके बाद आवेदन शुल्क की तिथि या इन सब चीज़ों की तिथि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि UPSSC इस वक्त किसी भी परीक्षा के डेट में थोड़े भी चेंजेस नहीं करा रहा है। आवेदन के लिए एग्ज़ाम में वो चेंजेस करा दे रहा है, एग्ज़ाम की डेट बढ़ा दे रहा है या और बढ़ा दे रहा है 1 महीने 2 महीने, लेकिन वह फॉर्म के लिए डेट नहीं बढ़ा रहा है। क्योंकि आप पिछले पिट को भी देख सकते हैं, उसमें भी आवेदन के लिए जितना समय दिया गया था उसी समय में जिसने जितना आवेदन कर दिया उसके बाद उसने डेट नहीं बढ़ाई, ठीक है। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि डेट बढ़ेगी। आप 6 तारीख तक इसका आवेदन कर दीजिएगा। और इसने विशेष कथन में यह बातें बताई हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इस वैकेंसी के में शॉर्ट लिस्टिंग कैसी होगी। तो आप इसको जानते हैं कि जिस प्रकार से पिट 2021 में जो आपने नंबर पाए हैं उस आधार पर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और आवेदन हर कोई कर सकता है जिसका भी 0 के ऊपर है। अगर आप पिट 2021 में सम्मिलित हुए हैं और 0 से ऊपर आपका अंक है, आप नकारात्मक नंबर नहीं पाए हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका 0 से ऊपर है, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके नीचे वाले नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग बाद में होगी, आपका होगा या नहीं होगा आपका मुख्य परीक्षा के लिए चयन, ये बाद में निर्धारित होगा। लेकिन फॉर्म आप भर सकते हैं भले आपका 0 से 1 नंबर भी ऊपर हो, ठीक है। तो आगे बताया गया कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो इन्होंने बताया कि आप upsssc.gov.in से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी साइट से जाके अप्लाई करें, ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें, ठीक है। और अपने आवेदन को लास्ट डेट से पहले पूर्ण करें, इसके बारे में बताया गया है। फिर आवेदन प्रक्रिया संबंधी कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि आप सारे व्यक्तिगत विवरण भरिए। OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं पिट 2021 के रजिस्ट्रेशन के आधार पर। फिर आवेदन करेंगे इसके लिए। और आवेदन में आप जिन अभ्यर्थियों को जो जो चीज़ें उनके व्यक्तिगत विवरण है उन सब चीज़ों को भरना पड़ेगा। आप जिस श्रेणी के हैं उस श्रेणी को अच्छे से भर दीजिएगा। और जहाँ पे यस नो करना है उसको यस नो अच्छे से करिएगा, देख के करिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना नवीनतम फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड करिएगा। फिर अन्य विवरण जो देने हैं आप उनको दीजिएगा। अल्टीमेट एक घोषणा आती है जिसको आप एक्सेप्ट करिएगा और फॉर्म को एकदम अच्छे से खुद की देखरेख में भरवाइएगा, ताकि फॉर्म में कोई अशुद्धि न रहे। और अगर आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके लिए फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस 25 रुपये आपको आवेदन करने के लिए लगेंगे, ठीक है। और यह आप ऑनलाइन या बैंकिंग सिस्टम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के लिए फ़ीस बता दी गई कि आप किसी भी श्रेणी से हो आपको 25 रुपये की फ़ीस लगेगी, ठीक है। फिर इसमें यह बताया गया कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा। अगर फॉर्म तो आप सारे लोग भर सकते हैं, जो भी 0 से ऊपर हो, नकारात्मक नंबर ना हो, वह सब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद UPSSC जो आयोग है
वह एक शॉर्ट लिस्ट करके सूची जारी करेगा, जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना, तो उतने लोगों को सिलेक्ट करके वह एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जितने होंगे उनकी सूची जारी करेगा, और वही जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनसे ही मुख्य परीक्षा के लिए अलग से एक चार्ज लिया जाएगा, अलग से पैसा लिया जाएगा, अन्य लोगों से नहीं लिया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। आवेदन पत्र में संशोधन भी संभव है, जो 13 तारीख तक किया जा सकता है, कि 13 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, 13 नवंबर तक इसमें संशोधन होगा। तो अगर इसके पदों की विवरण की बात की जाए तो यह किस विभाग का पद है? वन्य एवं वन्यजीव विभाग। पद नाम जो है इसका वन दरोगा है। अगर इसके ग्रेड पे की बात की जाए तो 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी है। लेवल 5 का इसका वेतन है। अगर इसके न्यूनतम और अधिकतम आयु की बात की जाए तो न्यूनतम आयु जो है इसकी 21 है और अधिकतम आयु 40 है। इसी बीच के लोग जो है वही इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए 288 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 160 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद है। कुल मिला के 701 पद है। यह पद अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन, आप केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यह बताया गया है। इसके बाद आप जब आवेदन करने जाएं उस समय अगर आप सारी जो योग्यताएं हैं, सारी अर्हता है, वह आप पूर्ण कर रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वन्यजीव विभाग के जो ये पद है वन दरोगा, इसके लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए भी प्रावधान है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए 14 पद, महिला के लिए 140 पद, सैन्य वियोजित तथा भूतपूर्व सैनिक जो उनके लिए 33 पद, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 14 पद, दिव्यांगजनों के लिए कोई पद चिन्हित नहीं है। तो कुल मिला के इतने पदों को क्षैतिज आरक्षण के तहत रखा गया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इनका रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, आप इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर इसकी अर्हता की बात की जाए, इस पद के लिए कौन कौन सी योग्यता है, अगर इसकी बात की जाए तो कुछ भी, अगर आप स्नातक हैं किन किन विषयों में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिर वनस्पति विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, वानिकी में, भूगर्भ विज्ञान में, कृषि में, सांख्यिकी में या पर्यावरण विज्ञान में अगर आप स्नातक हैं, इसके साथ ही साथ आप अभियांत्रिकी में स्नातक हैं या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि रखते हैं, तब आप इसके लिए योग्य हैं, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किन अधिमानी अर्हता की बात करें, किन पदों पर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे अगर आपके मार्क्स बराबर आ गए तो, या फिर 2 लोगों के मार्क्स इक्वल आ गए और उसमें से किसी ने 2 वर्ष की अवधि तक प्रादेशिक सेना में सेवा की है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या एनसीसी में बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसको भी, अगर नंबर बराबर होने की स्थिति आती है तो जिसने भी एनसीसी किया हुआ है और बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो उसको अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, उसको अधिक वैल्यू दी जाएगी, उसको अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका मतलब अधिमानी अर्हता का मतलब ये होता है। तो आप आशा करते हैं इसकी जो योग्यता है या इसकी अर्हता है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु उसकी ना हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 होगी। 1 जुलाई 2022 को वह 21 वर्ष का हो गया हो तो वह इसका आवेदन कर सकता है। ठीक है, और इसमें फिर उसने ये कहा है कि कुछ जो अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं या किसी अन्य कई श्रेणियां हैं जिन उनकी जातियों में अगर सरकार कहती है कि कुछ बढ़ाया जाए उनकी उच्च आयु सीमा में तो वैसी छूट भी दी जाएगी। अगर बात की जाए चयन के आधार की, लिखित परीक्षा में कैसे जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए लोगों को चयनित किया जाएगा तो उसका आधार होगा पेट 2021 में प्राप्त अंक। सबसे पहले क्या होगा कि अगर आपने पेट में 0 से अधिक नंबर पाया होगा तो आप इस पद के लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद आयोग
जितने पद हैं उनका 15 गुना बच्चों को कुल आवेदन में से शॉर्टलिस्ट करेगा और वही लोग मुख्य परीक्षा के लिए, वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। तो ठीक है, तो इसकी जो इस वन दरोगा की मुख्य परीक्षा है, इसके लिए जो आधार है वह पिट 2021 के नंबर हैं। उन्हीं के आधार पे वन दरोगा के मुख्य परीक्षा के लिए लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शारीरिक मानक और परीक्षण देख लेते हैं। तो अगर शारीरिक मानक की बात की जाए तो पुरुष की ऊंचाई 163 होनी चाहिए, महिला की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों का, महिलाओं का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फैलाव में 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। सामान्य जब आपका सीना रहे तो 79 रहना चाहिए पुरुषों का, फैलाने पर 84 हो जाना चाहिए। महिलाओं का सामान्य जो सीना रहेगा वो 74 रहेगा और फुलाने पर 79 हो जाना चाहिए। तो फैलाव की रेंज जो होगी वो 5 सेंटीमीटर की रहे। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुछ अनुसूचित जातियों गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी मूलवंश के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानक अलग है, वहाँ ऊंचाई के मानक बदल जाते हैं। वहाँ पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मानी गई है, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट मानी गई है कि जो भी इतनी हाइट रखते होंगे 152 पुरुष में, महिला में 145, जो गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी मूलवंश के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये मानक होगा ऊंचाई का। ठीक है, आगे देखते हैं शारीरिक मानक का जो दूसरा नियम होगा या जो दूसरा जांच होगी उसके तहत देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटों में 25 किलोमीटर की दौड़ करनी है जो पैदल चाल होती है, और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल चलनी है। तो इसका जो रनिंग है चाल चलनी है, आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको चलना है, सिंपल चलना है, आप पूरा कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। हाँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो आप इसको दौड़ना नहीं है आपको 25 किलोमीटर, आपको पैदल चाल चलनी है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये शारीरिक नियम 2 है जो जांच होगी। तो पहली जांच देख लिए जो हाइट की होगी, सीने के फैलाव की होगी, और दूसरी जो शरीर की जांच होगी वो दौड़ की होगी या पैदल चाल की होगी, वो आप देख लीजिए। आगे देखते हैं कि शारीरिक स्वस्थता नियम को अगर देखा जाए तो उसमें जो उसका स्वास्थ्य होना चाहिए, पागल न रहे, किसी प्रकार से मानसिक विकृति कोई ना हो, इन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। उसके बाद फिर किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। प्रसूति के दिनांक से 6 सप्ताह पश्चात स्वस्थता के बाद उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। तो जो भी अगर कोई ऐसी महिला है जो प्रसूति की अवस्था में है, तो वह प्रेगनेंसी की पीरियड में है, तो उसके लिए जब उसकी प्रेगनेंसी हो जाएगी उसके बाद 6 सप्ताह का समय उसको फिर से दिया जाएगा और उसके बाद उसकी स्वास्थ्य जांच होगी। जब वह अगर गर्भवती है तो अस्थायी रूप से उसको चयनित नहीं किया जाएगा कुछ दिन के लिए, और जब उस प्रेगनेंसी हो जाएगी उसके बाद 6 सप्ताह बाद उसकी पुनः उसके शरीर की जांच की जाएगी। तो एक विशेष प्रावधान किया गया है ऐसी महिलाओं के लिए जो प्रसव की अवस्था में होंगी और परीक्षा को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको शारीरिक मानक समझ में आए होंगे, शारीरिक स्वस्थता के मानक समझ में आएंगे। तो आप इन्हें देखिएगा और आकलन करिएगा कि आप योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ विशेष नोट है जिसको हम देख लेते हैं। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा 2021 के स्कोर का आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा हेतु एक से अधिक शिफ्टों में आयोजन किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ये कहते हैं कि अगर आवेदन ज़्यादा हो गए और आयोग इस सुविधा में नहीं रहता कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में करा पाए, तो वह 2 शिफ्टों में या उससे ज़्यादा शिफ्टों में कराएगा, और जब 2 से ज़्यादा शिफ्ट होगी या 2 शिफ्ट होगी तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। फिर ये एक दूसरा निर्देश देते हैं
कि वन दरोगा की लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 अंकों तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि मुख्य परीक्षा के लिए पद के सापेक्ष 15 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और वो मुख्य परीक्षा वन दरोगा की देंगे। अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जिनको आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। तो आप जिस कैटेगरी में हैं, आपको जिस कैटेगरी में आरक्षण प्राप्त होता है, आप उस कैटेगरी को ज़रूर मेंशन करिए। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी। अब इसका ये कहना ये चाहते हैं कि अगर आप PH है, मान लीजिए आप, और उसके बाद फिर आपको किसी भी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए जो लाभकारी रहेगी आपको वो दी जाएगी, वो आपको आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, अगर वो अपने राज्य में दूसरी किसी आरक्षित श्रेणी के भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और उनको अनारक्षित ही माना जाएगा, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही माना जाएगा, तो उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है ऐसे लोगों के लिए जो साइंस में, मैथ में, वानिकी में, वनस्पति विज्ञान में, सांख्यिकी में, इन सब विषयों में, या फिर अभियांत्रिकी में, या फिर पशु चिकित्सा में स्नातक हैं, उनके लिए यह वैकेंसी है। 21 से 40 वर्ष के लिए जो हैं, जो वो भर सकते हैं इस पद को। तो आशा करते हैं आप इस जानकारी को अच्छे से समझे होंगे और इस परीक्षा के लिए जो जो लोग भी योग्य हैं वो इसका फॉर्म भरें, अच्छी मेहनत करें, अपनी तैयारी अच्छी करें, अपनी तैयारी को और मजबूत करें और इस परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित करें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।